गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई आप सब? अच्छे हो? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। घर पे पढ़े थे कुछ या सिर्फ वोटिंग में ही ध्यान रखा? पढ़े भी थे, शाबाश। क्या कर रहे थे हम? मोडाल्स कर रहे थे। किसके अंदर कर रहे थे? वर्ब्स के अंदर। वर्ब में जो मोडाल्स है वो मुझे बताइए, आप लोग कहाँ पे आती हैं? हेल्पिंग वर्ब में या मेन वर्ब में? कहाँ पे आती हैं? हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है ये मोडाल्स। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। लेकिन ये जो मोडाल्स हैं इनमें से कई धोखेबाज भी हैं। कितने हैं? कुल मिला के 3, अदरवाइज तो हैं 2। जो वो तीसरा है ना, वो हमारी वर्ब नहीं बनता, वो बनता है एडजेक्टिव। क्या बनता है? वो एडजेक्टिव बन के आता है। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा। तो ये होता है हमारे 3 जो अलग हमने किए थे। इसमें जो मोडाल वर्ब्स थी, मोडाल वर्ब्स मैंने आप लोगों को बताई थी। क्या होती हैं ये मोडाल वर्ब्स? नहीं, मूड को बताती हैं। किसके? स्टेटमेंट के। कि भाई जो स्टेटमेंट जो लिखी गई है उस स्टेटमेंट का मूड क्या है वो बताएगी कौन? भाई हमारी मोडाल वर्ब्स। और मोडाल वर्ब्स हमेशा किससे, मतलब उसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? वर्ब की बेस फॉर्म। वर्ब की हमेशा ही वर्ब की बेस फॉर्म लेके आती है मोडाल वर्ब से। ध्यान रखना, कभी भी ये मोडाल वर्ब के बाद बेस फॉर्म के अलावा आईएनजी नहीं आएगा वर्ब में, एस या ईएस नहीं आएगा वर्ब में, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। हमेशा और हमेशा क्या रहेगा वर्ब में? बेस फॉर्म। क्या रहेगी वर्ब में? हमेशा बेस फॉर्म रहेगी। 1 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से बनता है। आगे तुम्हारे सामने दे दी जाएगी मोडाल वर्ब। क्या दे दी जाएगी? और लास्ट में वहाँ पे आईएनजी लगा देगा। उसके तुरंत बाद, भाई तुरंत बाद उसके आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आती। कैसी आती है? बेस फॉर्म। कैसी आएगी? बेस फॉर्म वाली। चलिए कुछ एक हमने कर लिए थे। ये चाहिए वाले हमने 3 कर लिए थे जी। चाहिए वाले तीनों का हमें पता है कौन कौन से होते हैं? शुड, मस्ट, ऑट टू। शुड, मस्ट और ऑट टू। उसके बाद हमारे होते हैं भाई 2 मैंने बताए थे, विल, शैल और वुड और शुड वाला। ये मैंने बताया था ना तुम्हें इनके दूसरे यूज़। जो विल होता है हमारा, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? आई वी को छोड़ कर बाकी सबके साथ विल का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर आई और वी के साथ भी विल का यूज़ होता है। लेकिन कब? जब हमारी क्या होगी? डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा हमारा? डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग। तब हमारा क्या होगा भाई? आई और वी के साथ भी विल का यूज़ हमारा होगा। वुड का यूज़ मैंने तुम्हें बताया था 2-3 जगह होता है। कहाँ होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट, कुछ डिज़ायर है हमारी, और बताओ प्रेफरेंस के लिए हमारा वुड का आता है ना। कोई चॉइस हमें बतानी हो, हाँ जी, कोई विश हमें बतानी हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? वुड का। हाँ, डिज़ायर का। इन सब का यूज़ हम कहाँ करते हैं भाई? वुड में। तो ये तुम्हें अब चीज़ें क्लियर हैं थोड़ी थोड़ी? वेरी गुड। पहले मॉडल्स को ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वर्ब्स पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, बताना मुझे कहाँ आ गए हम। ये हो गया था शायद अपना, है ना। नेक्स्ट है हमारा यूज टू। क्या है हमारा? यूज टू। ये जो यूज टू होता है ना, ये हमारी होती है पास्ट हैबिट दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? हमारी पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए। मतलब पहले हम कभी ऐसा काम करते थे, वो हमारी पास्ट हैबिट थी। और हैबिट तो चेंज होती रहती है ना, ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा हमारी हैबिट सेम रहेंगी। तो यहाँ पर ये क्या था भाई? हमारी पास्ट की कुछ हैबिट्स होती हैं, उनको दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? यूज टू का। किसका यूज़ करेंगे? यूज टू का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो यूज्ड टू है ये हमें बताएगी हमारी पास्ट हैबिट को। किसको बताएगी? पास्ट। हमें पता कैसे चलेगा कि जो यूज्ड टू है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है या एडजेक्टिव है? कुछ हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन होती हैं, उन फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि भाई हमारा जो ये यूज्ड टू है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है या फिर हमारी क्या है? वो एडजेक्टिव है। ध्यान देना इस बात पे। यहाँ पे लिखा हुआ है ही क्या है? सब्जेक्ट है। यूज टू अभी पता नहीं क्या है क्या नहीं। डांस क्या है? वर्ब। डांस क्या है? और कैसी वर्ब है? बेस फॉर्म। कैसी है ये तो सबको पता चल रहा है ना कि डांस हमारी बेस फॉर्म है। कैसे पता चल रही है? ही सब्जेक्ट के होते हुए भी हमारी डांसेस नहीं, डांस है, सिंगुलर वर्ब नहीं है, बेस फॉर्म है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर जो हमारी वर्ब की बेस फॉर्म है ना, इससे पहले हमेशा और हमेशा क्या आएगा? मोडाल वर्ब। क्या आएगी? हमेशा मोडाल वर्ब आती है। तो ये यूज टू क्या होगा तुम्हारा? मोडाल वर्ब। क्या है ये? मोडाल वर्ब, जो क्या दिखाएगा? हमारी पास्ट हैबिट को। क्या दिखाएगा? हमारी पास्ट हैबिट को। दूसरा यूज मैंने आप लोगों को इसका बता रखा है एडजेक्टिव के जैसे। किसके जैसे?
एडजेक्टिव के जैसे ये कब बनेगा? देखो, अगर मैं लिखती हूँ ही मीन्स कोई भी सब्जेक्ट अगर मैंने लिखा, आप लोगों के सामने कोई भी सब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा और उसके बाद तुम्हें कोई भी बी की फॉर्म दिखेगी। तुम्हें क्या दिखेगी? बी की फॉर्म। बी की फॉर्म तुम्हें पता है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये कुछ भी तुम्हें दिखेगा बी की फॉर्म को, यहाँ पर ही वॉज लगा लो, या तो ही वॉज। अब उसके बाद तुम्हें क्या दिखे? यूज टू। क्या दिखे तुम्हें? वो ही वॉज यूज्ड टू, या ही इज यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू। यहाँ पर जो यूज्ड टू आएगा ना, ये हमारा बनेगा एडजेक्टिव। क्या बनेगा? यहाँ पे एडजेक्टिव, क्योंकि देखो ये तो हमारी वर्ब बन गई ना, सब्जेक्ट वर्ब। उसके बाद हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले कौन आएगा? एडजेक्टिव। कौन आएगा? और ऑब्जेक्ट क्यों कौन बन सकता है? नाउन या फिर प्रोनाउन। कौन बन सकता है? नाउन या फिर, जैसे ही वॉज यूज टू सिंगिंग, ही वॉज यूज टू सिंगिंग, वह उसको जो है ना वो आदि है, यहाँ पर उसकी जो हैबिट बन गई ना, उसकी हैबिट बन गई है यहाँ पर कि उसकी एडजेक्टिव को वो बता रहा है कि एडजेक्टिव कैसे बन गया। वह सिंगिंग का जो है वो क्या बन गया? एक आदि है। आदि होना, हैबिचुअल होना। क्या होना? हैबिचुअल हो जाना किसी चीज़ का। तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? यहाँ पे एडजेक्टिव पता कैसे चलेगा? अगर सब्जेक्ट के बाद क्या दिखेगी तुम्हें? बी की कोई भी फॉर्म दिखेगी ना, तो उसके बाद क्या बनेगा? ये यूज टू कभी भी मोडाल वर्ब नहीं होगा, ये हमारा होगा एडजेक्टिव। क्या होगा? क्या होगा? एडजेक्टिव। और यहाँ पर देखो, अगर हमारे सब्जेक्ट के बाद यूज टू आया है तो क्या है? ये हमारी पास्ट हैबिट मीन्स मोडाल वर्ब। क्या है ये? मोडाल वर्ब। और मोडाल वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगी? बेस फॉर्म। क्या आएगी? बेस फॉर्म। और यहाँ एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन। क्या आएगा? नाउन। और जो ये सिंगिंग, अब ये वर्ब नहीं है, क्या है? ये नाउन है। क्या है ये? नाउन। अभी इसके बारे में जानेंगे कि ये नाउन कैसे है। ठीक है, वैसे मैंने तुम्हें बेसिक क्लास में बता भी रखा होगा, बता रखा है ना? हाँ, तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो। इसके दोनों यूज़ देखो, एक तो ये यूज टू हमारी पास्ट हैबिट का, और दूसरा इसके एडजेक्टिव वाला। ये चीज़ लिख लेना, सब्जेक्ट के बाद जब भी बी की कोई भी फॉर्म आएगी तो उसके बाद यूज टू हमेशा एडजेक्टिव के जैसे बिहेव करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे। कल आप लोगों का पेपर डिस्कस कर लें सीटी वाला, नहीं तो आज यूट्यूब पे भी कर लेंगे। ठीक है, 2 आज रात को कर लेंगे और कल 2 सॉल्व सुबह कर लेंगे मॉर्निंग में। ठीक है, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। चारों अगर हम करेंगे ना तो चारों में तो फिर तुम बोलोगे मैडम जी रोटी भी बनानी है, मैडम जी रोटी भी खानी है, ये भी करना है, वो भी करना है। बस मैडम अब सो जाओ, आप भी जाओ घर पे, बाय बाय, टाटा। नोट डाउन कर लिए ये दोनों बातें आप लोगों ने? चलिए भाई आगे बढ़िए। इसके बाद ना नीड और डेयर, ये दोनों को ना पैरेलली समझना आप, नीड और डेयर को। नीड और जो डेयर है ना, दोनों को अगर एक को समझ लिया ना तो दूसरा अपने आप आ जाएगा आप लोगों को समझ में। नीड क्या है हमारा? मोडल वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, दोनों ही है ना? बिल्कुल है। कैसे पता चलेगा मोडल वर्ब है, कैसे पता चलेगा मेन वर्ब है? वो ना तुम्हें फिलअप देगा, तुम्हें वो ऐसे नहीं पूछेगा बताओ ये क्या है, वो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन देगा तुम्हें, और नीचे 4 ऑप्शन भी देगा। वहाँ पर एक जगह नीड लिखा होगा, नीड्स लिखा होगा, नीड टू लिखा होगा। तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा नीड आएगा? तो इसको पहचानने के लिए तुम्हें ये पहचान होनी चाहिए कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब कब बनता है, मेन वर्ब कब बनता है। तुम्हें पेपर में स्टेटमेंट में दिखेगी तो कैसे तुम पहचानोगे? इसको समझने से पहले बस मुझे एक ये बात बता दो,
जो मैंने ये सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है मैंने? ही राइट्स अ लेटर लिखा है मैंने। हाँ, इसका अगर मैं नेगेटिव तुमसे पूछूं तो क्या बनाओगे तुम? इसका नेगेटिव स्टेटमेंट अगर मैं पूछूं क्या लिखोगे? ही डज नॉट राइट अ लेटर, यही लिखोगे ना? किसी को प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में? जल्दी बताओ। अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो जल्दी बताओ ये डज नॉट क्यों आया? सबको पता है ना डज नॉट क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में नोट का होना ज़रूरी है, और नोट कभी भी अकेला आता नहीं। इसको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए इसको? अगर ये बात जिसको समझ में आ गई उसको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम हेल्पिंग वर्ब डज, डजंट, डिडंट ये सब चीज़ें देखते हैं ना, इसलिए हम हैबिचुअल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नीड को देखते हैं तो हमारे ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या आ गया, हम कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश करना। अब मैंने लिखा ही नीड्स माई हेल्प। क्या है ये स्टेटमेंट? इसका नेगेटिव बनाना क्या बनेगा? हाँ, बनाओ बनाओ, शाबाश। ही डज नॉट नीड माई, यही बनेगा ना? किसी को प्रॉब्लम आई इसमें बनाने में? अब मुझे बस ये बात बता दो, जो ये नीड्स है यहाँ पे ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? क्या है ये? सबको समझ में आ रही है बातें? ये हमारा सब्जेक्ट है, कैसा है? सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर। कैसी लगेगी? इतनी सी बात समझ में आ गई? शाबाश। एक और सेंटेंस लिखती हूं मैं। जो ये मैंने सेंटेंस लिखा है ये पढ़ना। He need not my help. He need not my help. स्टेटमेंट सही है या गलत है? कैसे गलत है, कैसे सही है? जल्दी बताओ मुझे। स्टेटमेंट जल्दी बताओ। स्टेटमेंट को छोड़ो, फिर मुझे ये नीड बताओ। ये नीड क्या है? क्या है ये? ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो भाई ये नॉट इसके बाद कैसे आया? क्योंकि नॉट तो आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ऐसे ही आता है ना। तो अब इसमें क्या स्टेटमेंट में गड़बड़ है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। जल्दी बताओ इसमें क्या है? कहाँ पे नीड की जगह डज आएगा? क्यों? डज तुमने क्या लगाया यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है ना। तो नीड भी तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ पे इसका गड़बड़ में चल रही है बातें, इसलिए। अच्छा जी, और बताइए। अगर यहाँ पर हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद हमारी मेन वर्ब कहाँ है ना? ऐसा होता है जी। इसमें जो तुमसे एरर पूछेगा, ही नीड नॉट टू गो देयर, he needs to go there। लो जी, एग्ज़ाम में आए हुए एरर्स हैं, जल्दी से बता दो क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे जो ये नीड है ये क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट सही है या गलत है? यहाँ पे जो ये नीड्स है स्टेटमेंट सही है या गलत है? डायरेक्ट तुम्हारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जल्दी बता दो कौन सा गलत है? फर्स्ट गलत है, फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत है। चलो देखते हैं। ही सब्जेक्ट है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई? ये क्या तो दिख रहा है तुम्हें? नोट है, तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब? किसी को इसमें तो डाउट नहीं है ना? जैसे अब वो डज नोट वाला मैंने तुम्हें दिखाया था, भाई नोट से पहले डज आई थी हेल्पिंग वर्ब, तो नीड भी तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये तो मोडाल वर्ब भी है। ठीक है, ये तो क्या गलत है इसमें? ये तो ठीक है। अगर ये हमारी मोडाल वर्ब है तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगी भाई? वर्ब में बेस फॉर्म। क्या आएगी? वर्ब में बेस फॉर्म। क्या यहाँ पे वर्ब में बेस फॉर्म है?
कहाँ है वर्ब में बेस फॉर्म? टू नहीं आएगा। वर्ब में बेस फॉर्म तुम्हें ये तो नजर आ रही है, लेकिन इससे पहले टू नहीं नजर आया तुम्हें? ओ तेरी क्या अब बोल रहे हो? ये तुम्हें नहीं दिख रहा था कि टू कहाँ से आ गया? टू के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, डायरेक्ट जंप कर गए। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ पे? किसके बाद? टू के बाद बेस फॉर्म आती है वर्ब की, लेकिन वो होता क्या है? फुल इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव है? अब जो मैंने सेंटेंस तुम्हें कराए थे, जो सारी जो धज्जियाँ होती है ना मोडाल्स की, यहाँ पे आके उड़ती हैं, यहीं पे आके दिमाग खराब होता है, सारा का सारा बिल्कुल सही चलता है। और एग्जामिनर यहीं से पूछेगा ही कैन सॉल्व दिस सम होता है या ही कैन टू सॉल्व दिस सम? हाँ हाँ हाँ, सोचो 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 सोचो, बिल्कुल ये पेपर में तुम्हारे ऐसे ही तो आते हैं। यहाँ पे तुम्हें डैश दे देगा, क्या देगा यहाँ पर? डैश। एक तो सॉल्व लिखेगा, एक लिखेगा टू सॉल्व, एक लिखेगा सॉल्विंग, एक लिखेगा भाई इसमें सॉल्व्स। चार ऑप्शन देगा तुम्हें, ए बी सी डी। अब यहाँ पर कोई बच्चा ही को देख के भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएगा। कोई बच्चा देखेगा भाई वर्ब में बेस फॉर्म है, वर्ब में बेस फॉर्म लगाएगा। कोई दिमाग, किसी का दिमाग ना फिर पेपर में चलता है, यहाँ पे नहीं चलता, फिर पेपर में चलता है। ये भी तो बेस फॉर्म है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये थोड़ा बोलने में अच्छा लग रहा है, हमारा लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, ऐसा लगेगा बच्चे को इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा आती है ना, हमारा लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ दिखेगा, हमें कुछ ज़्यादा इंग्लिश आती है, टू सॉल्व कर दे। लेकिन भाई ये हमारी बेयर इन्फिनेटिव है, ये हमारी क्या है? फुल इन्फिनेटिव। क्या है ये? हमारी फुल इन्फिनेटिव। तो इसको जो ये बात है ना भाई, इसको समझो। हमारी जो मोडाल वर्ब्स है, इसके बाद आती है वर्ब में बेस फॉर्म कैसी? बेयर इन्फिनेटिव वाली। कैसी आती है? हमेशा बेयर इन्फिनेटिव की आएगी। क्यों आएगी उसका भी रीज़न मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि अभी हम वर्ब्स करेंगे ना तब उसमें आएगा। बेयर जो इन्फिनेटिव होती है, बेयर इन्फिनेटिव मीन्स विदाउट टू वाली वर्ब में बेस वाली, ये हमारी होती है वर्ब। क्या होती है ये? क्या होती है ये? वर्ब। जब हमारी आ जाएगी टू प्लस वर्ब में बेस फॉर्म, क्या आ जाएगी? टू प्लस वर्ब में, इट मीन्स क्या है? ये फुल इन्फिनेटिव। तो ये हमारी वर्ब नहीं होती, ये हमारी ये वर्ब नहीं होती। इसलिए इसका रीज़न ये है, ये वर्ब ना होके ये नाउन के जैसे एक्ट करती है। किसके जैसे करती है? नाउन के जैसे का मतलब या तो ऑब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट या तो। अब आओ इस वाले क्वेश्चन में। अब जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है या ऑब्जेक्ट आता है? क्या आएगी? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद उसकी मेन वर्ब आएगी ही आएगी। जब मेन वर्ब आएगी तो भाई यहाँ पर टू गो तो हमारा ऑब्जेक्ट बना, क्योंकि ये तो वर्ब बनती ही नहीं। फुल इन्फिनेटिव क्या बनती है हमारी? ऑब्जेक्ट। क्या बनती है? तो ऑब्जेक्ट नहीं, किसकी ज़रूरत है? वर्ब की। किसकी ज़रूरत है? और वर्ब क्या होगी? बेस फॉर्म। वर्ब में बेस फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव। क्या होगी? बेयर इन्फिनेटिव। दोनों बातें समझ में आई? यहाँ पे एक तो बेयर इन्फिनेटिव, एक फुल इन्फिनेटिव। जो बेयर इन्फिनेटिव होती है ना बिना टू वाली, वो हमारी एज अ एक्ट करती है वर्ब के जैसे। किसके जैसे? और जो हमारी टू प्लस वर्ब में बेस फॉर्म होती है ना, जो हमारी टू गो, टू लाफ, टू डांस, ये जो होती है ये हमारी ऑब्जेक्ट के जैसे एक्ट करती है। किसके जैसे? और मोडाल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब कभी अकेली नहीं आती, उनके साथ भी आती है उनकी मेन वर्ब। तो वर्ब कौन सी लगेगी? बेयर या फुल? बेयर इन्फिनेटिव। कौन सी लगेगी? बेयर इन्फिनेटिव। ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखो, ध्यान से समझो कि जो हमारी वर्ब में बेस फॉर्म एक तो होती है बेयर इन्फिनेटिव। कौन सी होती है? बेयर इन्फिनेटिव हमेशा क्या बनेगी? वर्ब। क्या बनेगी? और एक टू प्लस वर्ब में बेस फॉर्म जो होती है ना, वो हमारी होती है ऑब्जेक्ट। क्या होती है वो हमारी? वो वर्ब नहीं होती, क्या होती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होती है। तो मेन वर्ब जो मोडाल वर्ब है उसके बाद आती है मेन वर्ब। क्या आती है? और मेन वर्ब कौन सी होती है? बेयर इन्फिनेटिव। कौन होती है? ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। चलिए अब पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, इसी में आओ। ही नीड नॉट टू गो देयर होगा या ही नीड नॉट गो देयर होगा?
ही नीड नॉट गो देयर। क्या होगा? ही नीड नॉट गो देयर। इसमें से टू को रिमूव करो क्योंकि यहाँ पर भाई मोडाल वर्ब है, इसके बाद आनी चाहिए मेन वर्ब। क्या आनी चाहिए? अब यहाँ पर देखो, ही नीड्स टू गो देयर, ही नीड्स टू गो देयर। ही क्या है? ही क्या है? सब्जेक्ट। वेरी गुड। अब नीड्स क्या है? कैसे पता चला? ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, वर्ब भी कैसी है? सिंगुलर। वर्ब भी कैसी है? अब भाई ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, इसके बाद टू गो क्या है? क्या है ये? ऑब्जेक्ट। क्या ये ऑब्जेक्ट हो सकता है? वेरी गुड, ये हो सकता है क्योंकि ये कैसी है? ये फुल इन्फिनेटिव। क्या है ये हमारी? ये वर्ब नहीं है। इसमें एरर तब होता अगर मैं यहाँ पर टू को रिमूव कर देती। ही नीड्स गो देयर, ही नीड्स गो देयर, तो ये गलत है भाई। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है। क्या है ये? हमारी मेन वर्ब। तो इसके बाद भाई वर्ब अकेली क्या कर रही है? दो दो वर्ब थोड़ी आएंगी मेन वर्ब साथ साथ। यहाँ पे इसको क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। क्या बनाना पड़ेगा? तो दोनों की बातें समझ में। टू गो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? मेन वर्ब के बाद। और वर्ब कैसे बनती है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। दोनों बातें समझ रहे हो? जो ये बेसिक हमारा फॉर्मूला है ना सब्जेक्ट वाला, इसको मत भूल जाना। एक तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब होती है ना, इसको हम इकट्ठा ही बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी और पूरी वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो इसको, या उसको समझोगे पहले? उधर वाले पे ही समझ लो एक बार। सबको ये बात समझ में आएगा भी क्या है क्या नहीं है ये चक्कर? जिसको अभी भी डाउट है अभी भी पूछ लेना, क्योंकि एक बार ये बातें गई हाथ से फिर नहीं आएंगी समझ में। अब मुझे बताओ, नीड का मतलब होता है आवश्यकता। क्या होता है? ही नीड नॉट कम टुमारो। जल्दी मुझे बताओ, ये जो नीड है ये क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? क्या है ये? कैसे पता चला हेल्पिंग वर्ब है? नॉट से पहले, क्योंकि भाई नॉट नेगेट वर्ड है, ये कभी अकेला नहीं आता, इसको चाहिए अपनी हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए? अपनी। अगर ये नीड हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद क्या आएगी भाई? वर्ब में बेस फॉर्म। फुल इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव? बेयर इन्फिनेटिव। क्या ये यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव है? इट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। अब यहीं पे तुम्हें वो डैश लगा के दे देगा, बस इतना सा पेपर में करेगा, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। तो अब क्या तुम पहचान नहीं पाओगे कि जो नीड है वो तुम्हारी कैसी फॉर्म है भाई? मोडाल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद बेस फॉर्म आएगी या ऑब्जेक्ट आएगा? बेस फॉर्म आएगी, कम, ना कि टू कम। किसको ये बात समझ नहीं आई? सबको आ गई? वेरी गुड। ही डज नॉट नीड टू कम टुमारो। सेंटेंस सही है या गलत है? यहाँ पे जो ये नीड है हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? कैसे पता चला? वेरी गुड। नॉट से पहले आई तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आती है? मेन वर्ब। क्या है ये? मेन वर्ब। ही नीड्स टू कम टुमारो, ही नीड्स टू कम टुमारो। सही है या गलत है? सही है। जैसे ही क्या है? सब्जेक्ट। ही क्या है? नीड्स क्या है? क्या है ये? मेन वर्ब। क्या है ये भाई? तुम्हारी मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। क्या आता है? तीनों स्टेटमेंट समझ में आए तुम्हें? कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? एरर इसी तरीके से आएंगे, जल्दी से लिखो। कैसे लॉस्ट हो गए भाई तुम्हारे सारे प्रीवियस चैप्टर्स? ऐप पे होंगी ना, ऐप पे देख लो, फाइल्स भी होंगी वहीं पे। जो तुमने लिखा है ही गोज टू ऑफिस, ऑफिस तो तुम्हारा खुद ही ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब थोड़ी है। इसको तुम फुल इन्फिनेटिव कैसे बनाओगे? ऑफिस कोई वर्ब थोड़ी है, ये तो हम वर्ब पढ़ रहे हैं ना, और उसके टाइप पढ़ रहे हैं कि वर्ब तुम्हें दिखेगी लेकिन उसके यूज कैसे हैं। एक हमारा जो वर्ब है वो हर जगह वर्ब नहीं होता। मैंने तुम्हें बताया था ना कि स्टेटमेंट में अगर एक वर्ब है तो वो क्या होती है? मेन वर्ब। 2 है तो एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। 3 है तो एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब, तीसरी ऑब्जेक्ट।
सेकंड वाला नहीं आया समझ में? ही डज नॉट नीड टू कम टुमारो। भाई यहाँ पर अपने काम की चीज़ क्या है? डज नॉट क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है ये? हेल्पिंग वर्ब कभी अकेले नहीं आती, उसके बाद क्या आती है? मेन वर्ब। क्या है ये नीड अब यहाँ पर? मेन वर्ब। तुम्हें सिर्फ दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, या तो आ जाए नेगेटिव स्टेटमेंट या आ जाए इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें नीड होती है हेल्पिंग वर्ब की। किसकी ज़रूरत होती है? हेल्पिंग वर्ब की। तो इसके बाद हमेशा हमारी आनी चाहिए मेन वर्ब। क्या आनी चाहिए? और वो मेन वर्ब कैसी होगी? वर्ब में बेस फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव। कैसी होगी? बस इतनी बातों का ध्यान रखना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा यहाँ पर जो होती है ना चीज़ें गड़बड़ में आती हैं, वो बेयर इन्फिनेटिव रखना। स्टेटमेंट कहाँ बनेंगे? नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में, बस दो ही जगह, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की नीड वहीं पे होती है। नोट डाउन किया ये आप लोगों ने? सेम ऐसा ही केस डेयर का है। सेम ऐसा ही केस डेयर के साथ है, क्योंकि डेयर भी तो इसी का भाई है। कभी कभी मेन वर्ब बनता है, कभी कभी मोडाल वर्ब बनता है। दोनों ऐसे ही केस बनते हैं ना इसके। तो यहाँ पे फिर भाई हमारा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जब आएगा तो इट मीन्स क्या बनेगा भाई? वो हमारी मोडाल वर्ब। क्या बनेगी? उसके बाद कैसी आएगी फॉर्म? बेस फॉर्म। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वर्ब चाहिए कैसी? मेन वर्ब। कैसे चाहिए? मेन वर्ब क्या होती है भाई? हमारी बेयर इन्फिनेटिव। क्या होती है? जब वो डेयर हमारा बन के आएगा मेन वर्ब। क्या बन के आएगा? तो मेन वर्ब के बाद क्या चाहिए तुम्हें? ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए? और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? फुल इन्फिनेटिव। क्या हो सकता है? फुल इन्फिनेटिव। चलिए उसके भी एग्जाम्पल करिए, फिर आज इसको कंप्लीट करके कल आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बताओ मुझे, ही डेयर नॉट गो देयर। ही डेयर नॉट गो देयर स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये जो डेयर है ये हमारा क्या है यहाँ पर? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो उसके बाद जो ये गो है यहाँ पर, ये हमारी क्या है? बेयर इन्फिनेटिव। क्या है ये हमारी? ये बेयर इन्फिनेटिव है। किसी को प्रॉब्लम आ रही है समझने में? सेकंड देखो, ही डेयर्स टू गो देयर। अब ये डेयर्स क्या है यहाँ पर? ये है हमारी मेन वर्ब। क्या है ये? हमारी। और मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो हमारा टू गो लिखा हुआ है। वेरी गुड। अब ये टू गो, देखो गो तो तुम्हें वर्ब दिखेगी, लेकिन ये वर्ब नहीं है। क्या है ये? तुम्हारा ऑब्जेक्ट। क्या है ये? तुम्हारा ऑब्जेक्ट। फिर देखो, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। ही क्या है? सब्जेक्ट। डज नॉट क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डेयर क्या है? मेन वर्ब। क्या है ये? एक और हमारे पास टू गो आया भाई, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है ये? हमारा। यही चीज़ें आएंगी यहाँ पर जब तुम्हारे पेपर में आएगा ना, तो यहाँ पर डेयर टू गो की जगह ना टू को हटा देंगे। चार ऑप्शन में ना एक गो दिखेगा, एक टू गो दिखेगा, एक गोइंग दिखेगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा आंसर बनेगा क्या बनेगा? टू गो। क्या बनेगा? टू गो, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो वर्ब है ना, वो एक नाउन के जैसे एक्ट कर रही है। किसके जैसे कर रही है? नाउन के जैसे। तो वर्ब देखो, वर्ब का तो काम करती ही है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है, और नाउन का भी काम करती है। बातें समझ रहे हो? और यूज टू तो किसके जैसे भी काम करता था? एडजेक्टिव के जैसे। किसके जैसे भी? एडजेक्टिव के जैसे भी। चलिए जल्दी नोट डाउन करो इसे। प्रैक्टिस इनके घर पे करते हो या नहीं करते? कर लिया करो भाई, कर लिया करो। हाँ जी भाई, स्टार्टिंग से शुरू होती है ना। एक जब हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद शुरू से शुरू करते हैं। अब उसके आगे कहाँ लेके जाएं तुम्हें? है थर्ड दोबारा करो भाई। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। ही डजंट। ही क्या है भाई? सब्जेक्ट। डज नॉट क्या हो सकती है तुम्हारी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या चाहिए तुम्हें? ऑब्जेक्ट। ये कभी मत भूलो, ये मत भूलो कभी भी। ये स्ट्रक्चर अपना यही काम का है। सब जगह तुम्हें यही दिखेगा। अपने इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट दिखेगा,
फिर वर्ब दिखेगा। वर्ब मैंने तुम्हें बता रखी है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है इसके साथ में मेन वर्ब, ये दोनों एक साथ हो सकती है ना। डज नॉट हेल्पिंग वर्ब, डेयर मेन वर्ब। उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, टू गो। और देयर क्या है, देयर क्या है बता रखा है मैंने तुम्हें। देयर क्या है, हेयर, देयर, अप, डाउन, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, क्या है ये। वेरी गुड, शाबाश। अब पीछे वाला तुम सारे भूलते जा रहे हो, है ना। नोट डाउन किया ये आप लोगों ने, वेरी गुड। इसी के साथ तुम्हारे ये मोडाल्स भाई खत्म हुए। उसमें शेल वाला है जो मैंने तुम्हें करा दिया ना, विल शेल वाला, डिटर्मिनेशन वाला, ये वही वाला है। अब थोड़ा सा हम वर्ब पे चलते हैं। वर्ब पे चलो भाई। चलिए अब जल्दी से मुझे बताते चले जाना, वर्ब के कितने पार्ट थे, कौन से। सबको समझ में आ गई ये बातें। हेल्पिंग वर्ब हमारी कंप्लीट हो गई। ये हमारी कैसी थी, प्राइमरी। कैसी थी ये, बी थी इसकी, हैव थी इसकी, और कौन सी थी, डू। इसके बाद हमारे यहाँ पे थे मोडाल वर्ब्स। कौन सी थी ये, मोडाल वर्ब्स। जो मोडाल वर्ब्स तुम्हें समझ में आ गई सारी, ये हमारी भाई 3 होती हैं अलग अलग, जो कब क्या बनती है, कभी कभी हमारी मेन वर्ब या फिर हमारी एडजेक्टिव के जैसे। कौन सी है, डेयर, नीड और यूज टू, और यूज टू। ये चार्ट मैंने कई बार बना रखा है तुम्हारा। अब यहाँ पर देखो भाई, इधर वाले पोर्शन में यहाँ पे जो मेन वर्ब होती है ना, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर चलती है हमारी 2 बातें, एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होती है, फाइनाइट और। अब तुम्हें ये समझनी है फाइनाइट, अभी तुम समझ लेना, लिखा हुआ सारा हमारे पास है, अभी साथ साथ लिखना नहीं। आज हम समझते हैं फाइनाइट वर्ब्स को और नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है। फाइनाइट के हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। दूसरा कौन सा होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जिसको तुम अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं बोलते हो ना, ये वही वाली हैं जो तुम हिंदी में करते हो। पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को जानो, क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को जानेंगे। फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं भाई जो ये बोलती हैं जो सब्जेक्ट या फिर टेंस के चेंज होने पे उन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब वो कहलाती हैं भाई जिनका चाहे सब्जेक्ट बदल जाए लेकिन उनके वर्ब पे ऊपर कोई भी इफेक्ट। एग्जाम्पल देखना, अभी तुम कर चुके हो, अब तुम्हें कितना इजी लगेगा देखना। वर्ब क्या है इसमें, क्या है इसमें, राइट्स। सबको समझ में आ गई। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। कैसा है, मैं क्या बोल रही हूं, ऐसी वर्ब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट या टेंस के चेंज होने से इन पे इफेक्ट पड़ जाए तो उनको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब। क्या बोलेंगे, सबको समझ में आया क्या बोला मैंने, तुम भी बोलना ऐसा ही। सब्जेक्ट या फिर सेंटेंस के चेंज होने पे जब वर्ब पे चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब। क्या बोलेंगे उसको, वो क्या होगी, फाइनाइट वर्ब। सबको समझ में आई। एक बार फिर से बोलो ताकि तुम भूलो ना। हाँ, सेंटेंस में सब्जेक्ट या सेंटेंस के चेंज होने से वर्ब पे इफेक्ट ना पड़े या पड़े तो वो क्या होगी, अगर ना पड़े तो क्या होगा, हाँ, इनफाइनाइट नहीं, नॉन फाइनाइट। अगर नहीं पड़े तो नॉन फाइनाइट, फर्क पड़ जाए तो फाइनाइट। एग्जाम्पल से सीखो इसको। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था, मैं यहाँ पर कर देती हूँ प्लूरल सब्जेक्ट। क्या कर देती हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट। तो दे के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, कैसे आएगी, तो दे राइट होगा अ लेटर। अब जो ये वर्ब है क्या यही रही या अलग हो गई है, चेंज हो गई ना। क्या चेंज होने से, सब्जेक्ट के चेंज होने से। क्या चेंज होने से,
सब्जेक्ट या फिर सेंटेंस में टेंस के चेंज होने से अगर वर्ब पे इफेक्ट पड़ता है तो वो क्या होगी भाई हमारी फाइनाइट वर्ब। इसको पास्ट में ले जाओ, राइट का क्या हो जाएगा, चेंज हो रही है वर्ब या एक ही रह रही है, चेंज। अगर सब्जेक्ट में सेंटेंस के या टेंस के चेंज होने से भाई वर्ब पे इफेक्ट पड़ा तो वो कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। अब दूसरा देखो, यहां पर अगर मैं लिख रही हूं ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही क्या है, कैन क्या है, अभी करके आए हैं ना, क्या है ये, मोडाल वर्ब। लिफ्ट क्या है, बेस फॉर्म, क्या है ये, बेस फॉर्म। ये सबको समझ में आती हैं बातें। द बॉक्स क्या है, ऑब्जेक्ट। अब जो ये ही है, मुझे ये बताओ ही कैसा सब्जेक्ट था, सिंगुलर। कैसा था ये, वर्ब कैसी है, वर्ब कैसी है, बेस फॉर्म। ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आई ना, नहीं। दे कैन लिफ्ट द बॉक्स। अब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। क्या वर्ब पे कुछ इफेक्ट पड़ा, हमें क्या पता चला, मोडाल वर्ब दिखा, मोडाल वर्ब के बाद बेस फॉर्म, मोडाल वर्ब के बाद। ये देखो, ये उलझाने के तरीके होते हैं हमारे एग्जामिनर के। थर्ड, इसका टेंस चेंज कर लो, कैन था ना, ये प्रेजेंट में थी, अब पास्ट में कर लो। ही कुड लिफ्ट द बॉक्स। अब हमने देखो ये पास्ट में भी कर लिया, किस में कर लिया, ये पास्ट में, लेकिन वर्ब पे कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं। वर्ब कैसी है, सेम है। क्यों, क्योंकि कैसी है वर्ब में, बेस फॉर्म। बस यही वो तुमसे बातों में उलझाता है, यहीं से पूछता है। जहां पर भी तुम्हें मोडाल वर्ब दिखती हैं वो सारी की सारी उसके बाद हमारी कैसी आएंगी, बेस फॉर्म। उसमें चाहे सब्जेक्ट बदल जाए, चाहे हमारा स्टेटमेंट में टेंस बदल जाए, वहां पे वर्ब में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वर्ब में कोई इफेक्ट, बस यही काम की चीज़ है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या बोलेंगे, और जहाँ पे ये चेंज हो जाएगा वो क्या होगा, फाइनाइट वर्ब। समझ में आ रही है बातें, सभी को समझ में आ रही हैं कि फाइनाइट चीज़ क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है। इट मीन्स जो हमने मॉडल्स अभी किए हैं ना, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, हमारी वर्ब, उनकी दो बातें पता चल गई हमें। तो ये वर्ब जो हमारी होती है, एक तो तुम्हें पता चली ये वर्ब में बेस फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। पहली बात तो ये पता चली। दूसरी बात तुम्हें क्या पता चली, ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट वर्ब, ये हमारी है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या है ये हमारी, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। ये क्या है, ये तुम्हें दो तीन बातें देखो कैसे समझ में आ रही हैं कि एक ही चीज़ कैसे दो तीन तरीकों से तुम्हें बताई जाती है और फिर तुम्हें उलझाया जाता है यहाँ पे कि अच्छा ये बताओ, 2 मिनट पहले तो वहाँ पे ये चीज़ पड़ी थी, 2 मिनट के बाद ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो इसमें तुम कंफ्यूज हो जाते हो और वर्ब के टॉपिक को छोड़ देते हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो ये तुम्हें 2-3 बातें समझ में आई, चाहे वो तुमसे कुछ भी पूछ ले, भाई इस सेंटेंस में तुम बताना नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, बता दोगे कौन सी है, कौन सी है, लिफ्ट। इसमें अगर तुमसे कोई पूछे तो भाई वर्ब में बेस फॉर्म जो मतलब बेयर इन्फिनेटिव है वो वर्ब बता दोगे, इसमें मेन वर्ब क्या है बता दोगे, तुम्हें तो सब आती हैं। लेकिन चीज़ क्या बदली है, एक ही है, एक ही चीज़ के 2-3 नाम, एक ही चीज़ के, क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा है इंग्लिश में जो वर्ड्स है वो लिमिटेड है। कैसे हैं वो, उन्हीं का यूज़ बदल दिया है, उन्हीं का यूज़ बदल दिया भाई, तो इनको ध्यान रखना। इधर देखो तुम्हें कितनी बातों का पता है। जो ये राइट्स है ये क्या है, तुम्हारी मेन वर्ब। क्या है ये तुम्हारी, क्या है ये तुम्हारी मेन वर्ब। दूसरी तुम्हें और क्या बातें पता है इसकी, क्या है ये तुम्हारी फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट, कैसी है वो तुम्हारी फाइनाइट वर्ब है। और भी बातें तुम्हें इसके बारे में पता है। आप मुझे ये बताओ तुम्हारी ये पॉसेसिव है या तुम्हारी एक्शन है या तुम्हारी स्टेट वर्ब है, कौन सी वर्ब है ये, कौन सी है ये, एक्शन वर्ब। कैसी है तुम्हारी, तुम्हें एक ही चीज़ के 3-3, 4-4 नाम पता चल गए। अभी तो और भी पता चलेंगे इन्हीं के। यहाँ पे ये चेंज नहीं होंगे, देखना इनके नाम चेंज होंगे और तुम्हें वो सारे पता होंगे। अब तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस सा लग रहा है कि हाँ मुझे चीज़ें आ रही हैं, हाँ आ रहा है तुम्हें समझ में है,
हाँ जी भाई, किसी को डर लग रहा है ये क्या लिख दिया मैडम ने? ये सारी बातें कैसे एक साथ आ गई? क्योंकि अभी तो तुम्हें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को भी जानना है। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। फिर देखना इन्हीं वर्ब्स को तुम्हारे एक और नाम आ जाएगा, कभी तुम बोलोगे इसको ट्रांजिटिव, कभी बोलोगे इंट्रांजिटिव। तुम देखना कल की क्लास में तुम्हें ये चीज़ें भी पता चल जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास में इतना ही। इसको लिख लो चाहे तो, जब तक कोई क्लास दूसरी नहीं आती ना, इसको लिख लो आप लोग। चलिए भाई आज के लिए इतना, बाकी कल करते हैं।